स्टोरी की शुरुआत में हमें पास्ट और फ्यूचर के कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं और बैकग्राउंड में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने डर और दर्द सहने के बावजूद काफी सारी फाइट की है और इसी वजह से मैं यहाँ पर फंसा रह गया, लेकिन अब मैं इन सारी चीजों का अंत करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं गलत हूँ तो मैं उनसे बस यही कहूंगा कि मुझे नकार दिया गया था। यानी कि कुछ तो तगड़ा लफड़ा हुआ था इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये कई सारी गैंग वॉर सरवाइव किया है और अभी कुछ चीजों को सही करने के लिए ये अपनी गैंग के साथ एक स्कूल के अंदर एंट्री मार रहा है। और भाई शक्ल देखो इन सारे मुस्टंडों की, कतई गीगा चेट बन रखे हैं। लेकिन बात इस हद तक आगे कैसे बढ़ गई? आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि हमारा एमसी ऐसा बन गया? तो यही चीज एक कहानी के तौर पर हम अभी देखने वाले हैं। स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी अपनी विल लिख रहा है कि मैं मरने जा रहा हूँ तो उसके बाद फलाना ढिमकाना कर देना। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि 3 बंदे हमारे एमसी को छत पे ले जाकर उसकी कुटाई कर रहे होते हैं और उसको पीटते हुए बोलते हैं हैप्पी बर्थडे भाई। तो क्या वो लोग उसके दोस्त हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा उसके साथ स्कूल में डेली होता है। एंड इसी दौरान हमें अपने एमसी का नाम पता चलता है जो कि है दाजुन। एंड यही सारी गलत चीजें जो डेली उसके साथ होती है ना, वही वो अपनी विल के अंदर लिख रहा है कि ये डोयन ली नाम का बंदा कैसे अपने चमचों के साथ मिलकर मेरे को बुली करता है और सड़ी हुई चीजें खाने पर मजबूर करता है। वो उसके चप्पल तक को छीन के स्कूल से नीचे फेंक देता है और ये जो केक जमीन से रगड़ के उसको खिलाया गया ना, वो केक भी वो दाजुन से ही मंगवाता है कि साले कल भी केक लेकर आई हो, तेरा बर्थडे वापस से बनाएगा मैं। अब इन सारी चीजों की वजह से दाजुन की इज्जत का स्कूल के अंदर कचरा हो चुका होता है। भाई को बस इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए, तो वो डिसाइड कर चुका है कि मैं टपक ही जाएगा। एंड इसी वजह से वो अपना विल लिख रहा था। दाजुन अभी से विजुअलाइज करने लगता है कि जब भी मैं टपक जाएगा उसके बाद इस विल के जरिए मेरे सारे बुलीज का पर्दाफाश हो जाएगा, उनको सजा मिलेगी और मुझे मिलेगा जस्टिस। पर दुनिया से लुढ़कने से पहले वो एक आखिरी बार अपनी फैमिली को गुड बाय करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी फैमिली को। दाजुन का बड़ा भाई निहायत ही चिरान लौंडा है और उसकी छोटी बहन मोबाइल में ही घुसी रहती है और बाप को तो परवाह ही नहीं होती दाजुन के बारे में। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि एक लोकल स्कूल के अंदर सेकंड ईयर के एक बंदे ने क्लास के अंदर 7 बंदों को ब्रूटली खत्म कर दिया। ये कारनामा करने वाले महापुरुष का नाम होता है ग्योम्मा। उसको सडनली मीडिया वाले घेर कर सवालात करने लगते हैं तो ग्योम्मा कहता है कि जो भी मैंने किया है मुझे उसका जरा सा भी पछतावा नहीं है। उन सारे भड़वों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया था। क्या तुम लोग जानते भी हो कि वो घटिया लोग कैसे थे? मैं तो उनको इंसान भी ना मानूं। और इतना बोलने के बाद वो चिल्लाकर मीडिया के सामने सारी स्कूल के लूजर्स के लिए एक मैसेज देता है कि अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें अपने बुलीज को माफ कर देना चाहिए तो उनसे कहो किसी को परवाह नहीं है कि तुम कितने दर्द में हो, सिर्फ तुम खुद ही अपने आप को बचा सकते हो। खुद को खत्म मत करो। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सर्वाइव, डू नॉट डाई। ये सारी बातें सुनकर दाजुन भाई फुल इम्प्रेस, वो जबरा फैन बन गया। इवन रात को सोते हुए भी वो अपने मोबाइल में सर्च कर रहा होता है कि अपने बुलीज को कैसे टपकाएं। जिस दौरान भाई को इंटरनेट पर 69 तरीके की निंजा टेक्निक्स मिलती है। वो कतई एक विलन की तरह एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढता है और उससे प्रैक्टिस भी करता है। फिर अगले दिन दाजुन स्कूल के अंदर उसी स्क्रू ड्राइवर को लेकर गया होता है, पर वो श्योर नहीं होता कि वो ये कारनामा कर भी पाएगा कि नहीं। तभी उसकी गुद्दी पर टपली दाव शुरू हो जाता है। डोयोन ली उसे कहता है कि मैंने तेरे को बोला था केक लेकर आई हो, तो तू लाया है कि नहीं? दाजुन अपना स्क्रू ड्राइवर निकाल कर कुछ करने जाता ही है, लेकिन डोयोन की शक्ल देखकर उसकी वहीं पे फट जाती है। फिर डोयोन उसकी पिटाई करता है एंड उसे बताता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि आज तेरे लिए पार्टी तेरा भाई देगा। स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग दाजुन को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर मामला ऑलरेडी सेट है। चकना, बियर, कैंपा कोला, कोको कोला, सब कुछ। दाजुन उनसे मना करता है कि मैं ये नहीं पी सकता, लेकिन वो उसे धमकी देता है कि तेरे को पीना ही पड़ेगा। और फिर डोयोन उसके लिए बनाता है पतंजलि स्पेशल सोडा, जिसमें मिक्स होता है चकना, बियर, कोल्ड ड्रिंक, रेमन, चिप्स और मसालेदार मोजे के साथ साथ उसका अपना थूक। दाजुन बेचारा ये पीना नहीं चाहता, लेकिन उन बुलीज के डर की वजह से वो उसे पी जाता है और बाद में तुरंत उल्टी भी कर देता है। डोयोन भी लाइक कि ये तो नहीं चलेगा, जब तक तू पूरा पिएगा नहीं तब तक तू यहाँ से जाएगा नहीं। वो उसके साथ एक और बार वैसा करता है। दाजुन बेचारे को अगेन उल्टी होती है और उन लोगों का वो तामझाम वाला सारा सामान भी खत्म हो जाता है। डोयोन अपने दोस्तों को पैसे देकर कहता है कि जाओ और लेकर आओ, और दाजुन के मुंह में बची हुई बियर को ठूसने लगता है।
तभी दाजुन तुरंत ही उसको धक्का मारकर भाग जाता है, पर डोयुन उसे तुरंत ही पकड़कर उसकी धुलाई करता है और उसके बालों को पकड़कर उसे सड़क से घसीटता हुआ वापस से उसे टॉर्चर करने अपने अड्डे पर ले जा रहा होता है। अपनी इस खस्ता हालत में दाजुन देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, तो तुरंत ही वो डोयुन को उस ट्रक के सामने धक्का मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोयुन के दोनों चमचे माल पानी लेकर वापस से अपने अड्डे पर पहुंच चुके हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दाजुन को, जिसके मुंह पर 12 बज चुके हैं। वो अपने आप से सवाल कर रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और इस मोमेंट पर बैकग्राउंड में हमें आवाज आती है प्रेजेंट वाले दाजुन की। ये जो अभी हम सारा भसड़ देख रहे हैं वो पास्ट है, प्रेजेंट वाला तो वही था जो शुरुआत में अपनी गैंग के साथ स्कूल के अंदर आया था ना। वो इसी मोमेंट को याद करते हुए कहता है कि ऐसे ही इन चीजों की शुरुआत हुई थी, माई डेस्परेट स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। अगले सीन में हम दाजुन को अपने घर के अंदर काफी डरा हुआ देखते हैं और अब उसे पछतावा हो रहा है जो भी उसने किया उसको लेकर। वो अपने आप को यही बता के तसल्ली दे रहा होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे साथ कुछ गलत करता, तो मैंने ये सेल्फ डिफेंस में किया है। वो अगले दिन इसी मूड के साथ स्कूल में जाता है और रास्ते में उसे काफी बुरी फीलिंग आ रही होती है। उसे क्लास के बाहर पहुंचकर लिटरली ऐसा लगता है कि अंदर आर्मी उसका इंतजार कर रही है कि जैसे वो जाएगा वो लोग उसे पकड़ ही लेंगे। वो धीरे से दरवाजा खोलता है एंड क्लासरूम वाज नॉर्मल। सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही होता है, बस उसको परेशान करने वाला भड़वा उसकी जगह पर नहीं होता। एंड वी नो द रीजन व्हाई। अब अगले सीन में टीचर का लेक्चर खत्म हो जाने के बाद वो बता रहे होते हैं कि तुम्हारे क्लास में डोयुन ली का एक्सीडेंट हुआ है कल ट्रक से, सो अभी वो हेविली इंजर्ड है और बेहोशी की हालत में है। ये सुन के दाजुन के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करेगा, क्योंकि अगर वो बेहोशी से जाग गया तो दाजुन का भांडा फूट जाएगा और ऊपर से उसके वापस क्लास में आने के बाद इसका बुलीपना शुरू। पर कुछ भी हो, आज क्लास के अंदर काफी टाइम के बाद दाजुन ने पीस को महसूस किया है। उसने आज स्कूल के अंदर ढंग से पढ़ाई भी की है और भाई को ये चीज इतनी अच्छी लगी कि वो रिसेस के दौरान भी कैंटीन में नहीं गया। और ये सब फील करके उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ये सारा इतना अनोखा टाइम तुमने मेरी जिंदगी से छीन लिया था बुलीज। पर तभी एक मस्तीखोर बंदा उससे आकर कहता है कि तूने ही धक्का मारा था ना डोयुन ली को दाजुन, बता साले। पर दाजुन कुछ बोलता उससे पहले ही उस मस्तीखोर का दोस्त आ जाता है और उसे खींच कर ले जाता है। और वही बंदा उसे कहता भी है कि क्या तुझे लगता है कि ये लूजर वैसा कर भी सकता है। वेल दाजुन को अभी क्लासरूम के अंदर काफी सही वाइब आ रही होती है, एकदम डिफरेंट और नॉर्मल, क्योंकि ना आज फालतू में उसे किसी ने बुली किया है और ना ही क्लास के किसी और भोंदू बच्चे को। सब कुछ एकदम परफेक्ट कंफर्टेबल चल रहा होता है, एकदम पीसफुल माहौल। और दाजुन अभी क्लास के विंडो के पास खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि कितनी शांति है अब यहाँ पर तभी स्कूल में एंट्री होती है मामू लोगों की। एंड तभी दाजुन को ये पैगाम भेजा जाता है कि आइए भाई साहब, आपको टीचर्स की ऑफिस में बुलाया है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दाजुन के हाथों में पुलिस ने हथकड़ी डाल दी होती है, क्योंकि उस पर इल्जाम लगा है डोयुन ली के अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का। उधर उसके सर को भी भरोसा नहीं हो रहा था, वो भी कह रहे होते कि दाजुन ऐसा कर ही नहीं सकता। पर तभी वो पुलिस वाला उसे एक फुटेज दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, ट्रक के ब्लैक बॉक्स में कुछ भी कैचअप नहीं हुआ, लेकिन वहीं पास की बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरा में ये पूरा वाकया सही से रिकॉर्ड हो चुका है सर जी। उसके सर को अभी भी इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा होता, पर दाजुन के मन में यही ख्याल चल रहे होते हैं कि मेरी लाइफ का एक थोड़ा सा अच्छा टाइम बस एक सपने की तरह था। आई गेस गॉड डज एग्जिस्ट, भगवान सचमुच में है, लेकिन वो मुझ जैसे बंदे को कभी भी खुश देखना नहीं चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दाजुन के पेरेंट्स को, जो ऑब्वियसली इसी केस के सिलसिले में आए हैं, और दाजुन को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है। इवन हॉस्पिटल के अंदर डोयुन ली की माँ दाजुन को पकड़ के चिल्ला रही होती है कि मेरा बच्चा वापस कर। फिर कोर्ट का जज दाजुन को कहता है कि तुमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर तो किया है, लेकिन तुम डोयुन ली के बुलीनेस के विक्टिम भी हो। और इतना कहकर उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसने जो स्टार्टिंग में वो विल लिखा था ना, वो और उसे जबरदस्ती वो अल्कोहल पिलाया गया था, वो सारी बातें दाजुन के फेवर में आई थी। और इसी वजह से दाजुन अभी जुवेनाइल प्रिजन में नहीं जाएगा। पर कोर्ट से बाहर निकलने के बाद दाजुन को अपने पेरेंट्स के साथ जाना होता है स्कूल की वायलेंस कमेटी में, पर उसका बाप उसे कह देता है कि साले तू अकेला जा। अगले सीन में हम देखते हैं दाजुन को उसी कमेटी के साथ, और वो लोग दाजुन को बस एक झटके में स्कूल से निकाल ही देते हैं कि निकल। फिर दाजुन वहाँ से निकल के जा ही रहा होता है, तब स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट उसे देखकर यही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो साला मर्डरर है, ये जेल में क्यों नहीं गया, ये स्कूल में कैसे आ गया। उसको सब सुनाई दे रहा होता है। दाजुन भी लाइक कि तुम लोग ऐसे बोल भी कैसे सकते हो, जब मैं बुली हो रहा था तब तुम लोग हंस रहे थे साले, पर अब आगे से मुझे तुम लोगों की शक्ल देखनी भी नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास एक ही जगह है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, और वो है मेरा घर। पर घर पर जाते ही दाजुन का बाप उसे घर से ही निकाल देता है।
निकल। कि तू अब नहीं रह सकता यहाँ पर। अगले सीन में दाजुन बारिश में भीगता हुआ बस चलता जा रहा है क्योंकि अब उसके पास कोई ठिकाना बचा ही नहीं है। पर तभी उसे रास्ते में मिल जाते हैं स्कूल के बाकी के बुलीज एंड ये दो बंदे वही डोनली के चमचे हैं जो अभी अपने चमचों को लेकर आए हैं। एंड अगेन वो लोग एक खाली बिल्डिंग में दाजुन को ले जाकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। लाते घूसे छाते सब कुछ बताते हैं। दाजुन अपने मन में यही बोल रहा होता है कि आज मैं तबीयत से टूटने वाला हूँ क्योंकि 6 लोग एक साथ मिलकर उसे मार रहे होते हैं। फिर ये प्रोग्राम की समाप्ति के बाद वही चमचा दाजुन के सर पे पैर रख के कहता है कि हम तेरी माफी को एक्सेप्ट कर लेंगे, बस कुत्ते की तरह मेरे सामने भीख मांग, और अगर तूने गलती की तो हम तुझे वापस से पीटेंगे। दाजुन अपने मन में कहता है कि मैं बुरा इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद को बचाने के लिए किसी और को धक्का मार दिया, लेकिन वो बंदा उसने तो मेरे साथ ये घिनौना सुलूक कई बार किया है। और ये सारी बातें याद करके दाजुन चिल्ला के कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो तुम लोग हो जिन्होंने शुरुआत की थी मुझे परेशान करने की। और तभी वो चमचा वापस से उसके मुंह पर घूंसे बचा देता है। और दाजुन अपनी इस हालत में भी वही बोलता रहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आई वॉज जस्ट फाइटिंग फॉर माई लाइफ। एंड तभी हम देखते हैं कि दाजुन के हाथ में एक ईंट लग जाती है और अगले ही पल वो उस चमचे के सर पे ईंट से ईंट बजा देता है और सच में फोड़ देता है। दाजुन इसको देखो जरा। और अभी वो तैयार होता है कि अभी इसी ईंट से तुम सबको मैं पेल दूंगा। टू नॉट डाई आई हैव टू किल। लेकिन यहाँ पर भाई का एड्रेनालिन कुछ ज्यादा ही हो गया। वो फॉर्म में ये भूल गया कि उसके सामने अभी भी 5 हथियारबंद लोग खड़े हैं। अगर एक आध बंदे को वो ईंट मार भी दे तब भी बाकी के उसकी कुटाई करने के लिए खड़े हैं। एंड होता भी बिल्कुल वही है। वो एक बंदे को ईंट से इंजर्ड तो कर देता है लेकिन बाकी के मुश्तंडे उस पर टूट पड़ते हैं। अब इस बार भले ही दाजुन लाचार होता है लेकिन डरा हुआ नहीं होता। उसकी आंखों में हम गुस्सा देख सकते हैं। एंड अभी उसकी आंख के अंदर एक बंदा स्टिक घुसा के मारने ही वाला होता है, बट एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर वहाँ किसी की एंट्री होती है और वो आते ही कहता है, अबे सालो मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम लोग। भाई ये बंदा इस मानवा का जेम है और इसके हाथों में देखो ये जैग्योन्ना वाला नूडल नहीं लग रहा। वेल दाजुन के पुलिस इस बंदे को कहते हैं, अबे साले भिखारी तू इधर रहता है। वो बंदा कहता है कि भाई सच में यार मैं यहीं पे रहता हूँ और वो जो खून वाली ईंट करके तुमने खराब कर दी है ना वो मेरा पिलो है, मैं उसको तकिया बना के सोता है। लेकिन उन पुलिस में से एक बंदा गुस्से में उसको धमकी देते हुए कहता है कि चला जा साले वरना तू भी यहीं पेला जाएगा। और वो ये बोलता हुआ जाने भी लगता है कि ठीक है मैं दूसरा घर ढूंढ लेगा आज। ये देख के वो पुलिस पलट के थोड़ा सा ऑरा फार्मिंग करने ही वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह पे उस बंदे ने अपनी रामेन फेंक के मारी है और उछलता हुआ आके वो सीधा उसके मुंह पर एक फ्लाइंग किक दे मारता है। बस एक ही किक में उस बंदे का काम 25। इधर दाजुन को अभी भी 2 बंदों ने पकड़ के रखा होता है और बाकी 2 पुलिस टूट पड़ते हैं उस बंदे के ऊपर, पर वो आवारा बंदा अपनी स्ट्रीट फाइटिंग वाली टेक्निक से दोनों को कूट देता है। एंड दाजुन इन सारी चीजों को होते हुए देख रहा होता है क्योंकि अब उसे मारने वाला और पकड़ने वाला कोई नहीं होता। अब बस एक ही बंदा बचा होता है जो अपने स्टिक के साथ उस आवारा लड़के पर अटैक करता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस बंदे ने भी अपने हथियार को बाहर निकाल लिया है जो कि एक पेपर में निपटा हुआ नाइफ है। ये देख के उस बुली बंदे की फट जाती है और वो आवारा कहता है कि साले अपनी औकात में रहे, देख मैंने तेरे बंदों की क्या हालत कर दी है और वो भी बिना हथियार के, तो सोच मैं अपने इस हथियार से तेरे साथ क्या करूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपना पेपर वाला हथियार उसकी तरफ फेंकता है। एंड हम भी देखते हैं कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। इनफैक्ट उसने पेपर के अंदर भी वही स्टिक के 2 हिस्से रैप किए हुए थे और उसी पेपर के साथ किक मारकर वो उसके मुंह पे ताजा खबर को छाप देता है। और बस उन पुलिस के लिए इतना ही काफी होता है। वो लोग दुम दबा के भाग जाते हैं और दाजुन ने जिस बंदे को ईंट से पेला था ना वो अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। वो लोग उससे बिना लिए ही चले गए। ये बुसान की स्क्रिप्ट यहाँ पर कैसे आ गई? वेल ये सब होने के बाद दाजुन उस आवारा बंदे को थैंक्स कहता है कि शुक्रिया भाई आपने मेरी मदद की। लेकिन वो सामने से दाजुन को कहता है कि अबे साले मैंने तेरे बारे में भी कहा था, तू भी निकल यहाँ से, ये अपुन का अड्डा है। मुझे अपना खाना उस बंदे पे फेंकना ही नहीं चाहिए था, पूरी रात मेरे को भूखा सोना पड़ेगा। ये सुन के दाजुन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ भाई, प्लीज मेरे को तुम अपने जितना ताकतवर बना दो। दाजुन की इस बात पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और तभी दाजुन डरते हुए उसे कहता है कि मैं ये फ्री में नहीं करवाऊंगा, मैं तुमको नूडल्स खिलाऊंगा इसके बदले, बस एक बार प्लीज भाई मेरी बात सुन ले तू। अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं कैफे के अंदर और दाजुन ने अपने वादे के मुताबिक उस बंदे को नूडल्स खिलाए होते हैं और साथ ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया होता है। और वो भी सामने से उसे कहता है कि नहीं भाई दाजुन तूने बिल्कुल सही किया, जो भी उस बंदे के साथ किया वो ये डिजर्व करता था। तो दाजुन उससे अगेन पूछता है कि क्या आप प्लीज मेरी मदद करोगे, मुझे फाइट करना सिखाओगे। पर खाना खाने के बाद वो बंदा उसे मुंह पर ही मना कर देता है कि नहीं मैं तुझे ये सब नहीं सिखा सकता, उसके कुछ और रीजंस है। क्योंकि दाजुन तू
एक ऐसे फूल की तरह है जिसको ग्रीन हाउस के अंदर एक नाजुक कदमों से पाला गया हो। अगर तुझे मेरी तरह लड़ना सीखना है तो मेरे साथ इस जंगल में घूमना होगा, लेकिन तू उस टाइप का नहीं है, तू इन सड़कों के जंगल पे पहले ही टपका जाएगा। तो सीधी बात, नो बकवास, तो अपनी ये जिद छोड़ दे। और इससे भी ऊपर वो बंदा वहाँ से जाते हुए दाजुन को कहता है कि घर चला जा बच्चे, तेरे से नहीं होने वाला ये, और हाँ मेरा पीछा भी मत करना। दाजुन अगेन रोते हुए अपने आप से ही सवाल करने लगता है कि क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा? ऑब्वियसली नॉट। और अगले ही दिन से वो उस आवारा बंदे का पीछा करना शुरू कर देता है। दाजुन देखता है कि उस बंदे ने डंप क्लोथ्स के बॉक्स में से एक कपड़ा उठाया और पहन के चलता बना, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है। और कपड़े देखो इसके कितने बड़े हैं। फिर दाजुन आगे उसका पीछा करते हुए देखता है कि उस बंदे ने राइस का पैकेट उठाया और फिर पार्क में आ गया और साला उन राइस को बिल्ली के खाने वाली फिश में डालकर उसे खा गया। दाजुन भी लाइक, ये है बात, अब मेरे को भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगर मुझे सरवाइव करना है तो। लेकिन जब वो ऐसा करने जाता है तो खुद ही पकड़ा जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं छोटे बच्चों के पार्क का सीन, जिनकी लसर पट्टी पर ये पट्टा सोया हुआ होता है। बच्चे बेचारे डर के भाग जाते हैं, पर जब दाजुन वैसे सोने की कोशिश करता है तो बच्चे तो फुल मूड में खेल रहे होते हैं। अब इस पॉइंट पर दाजुन को शक होने लगता है कि ये तो साला कतई सड़क छाप जानवर की तरह रहता है, क्या मैं इसकी लाइफस्टाइल को कॉपी कर भी पाएगा? लेकिन जब वो उस बंदे को फाइट करते हुए देखता है तो उसकी उम्मीद वापस से जाग जाती है कि एक बार मैं इसके जैसा बन गया तो मैं अपना बदला ले सकता हूँ। और ऐसे ही इस बार वो बंदा दाजुन को नोटिस कर लेता है। वो उसे कहता है कि आखिर तू कब तक मेरा पीछा करेगा दाजुन? क्या तू सच में मुझसे वो सब सीखना चाहता है ताकि तू अपना बदला ले सके? दाजुन दीवार के पीछे से चिल्लाता है कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ। एंड दैट आवारा बॉय बी लाइक, चल बाहर आजा, अब मैं तुझे सिखाता हूँ, आजा तुझे संडास दिखाता हूँ। वेल वो दिखा रहा होता है उसी बंदे को जो लास्ट नाइट दाजुन की बुलीज में शामिल था। यही तो सबसे पहले पिटा गया था इसके हाथों। बेसिकली ये दाजुन के सामने चैलेंज रख रहा है कि अगर तू इसे हरा देता है स्ट्रीट फाइट में तो मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा। तूने अपनी लास्ट फाइट के अंदर ईंट से ईंट बजाई थी, वो भी कुछ बुरा नहीं था, लेकिन उतना काफी नहीं है। अगर तुझे सही में बदला चाहिए तो सामने से पंगे लेने होंगे भाई। एंड अगले सीन में दाजुन बिल्कुल तैयार होता है कि अब की बार मैं इसका शिकार करूंगा। लेकिन इस मोमेंट पर हमें उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यही सेम बंदा दाजुन से माफी मांग रहा है कि भाई माफ कर दो अप्पुन को कि मैंने लकड़ियों के सामने तेरी पैंट उतार दी और बाथरूम में तेरे पर पानी डाला। और ऐसा बोलते हुए वो दाजुन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि भाई मेरी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले। एंड यहाँ दाजुन के पीछे हम वापस से डोयनली को भी देख सकते हैं। दाजुन बेचारा अपना भोला लड़का उससे हाथ मिलाता है और ये बड़वा उसके हाथ को दबा के स्क्वीज कर देता है। मतलब ये हृदय परिवर्तन वाली चिकनी चुपनी बातों वाला सारा नाटक था। वो लोग दाजुन को ऐसे बुली करके उसकी वीडियोस भी उतार लेते हैं और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। मतलब दाजुन अभी इन सारी चीजों को याद कर रहा था इस बंदे पर अटैक करने से पहले, और अगले ही पल वो सीधा उसके ऊपर कूद पड़ता है। भाई की लैंडिंग वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, पर अगले ही पल उल्टा दाजुन के मुंह पर वो बंदा मुक्का मार देता है। एंड बाय द वे इस बंदे का नाम है जोंग्योन पार्क, पर हम इसको जांग्या भाई बुलाएंगे। और अभी जांग्या भाई धड़ाधड़ दाजुन को पेले जा रहे हैं और वो आवारा बंदा दाजुन की ये हालत देखकर थोड़ा सा निराश होता है कि फालतू में ही लड़वा दिया बेचारे को। एंड उधर जांग्या भाई दाजुन को मार मार के कचरे में फेंक देते हैं कि साले एक तो मेरा दिमाग ऊपर से खराब है और ऊपर से तू मुझे हल्के में ले रहा था। मैं वैसे तो तुझ जैसे खिलौनों पर ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन आज तुझे तोड़ कर रहूंगा। और वो दाजुन को तोड़ने जा ही रहा होता है, पर तभी उसके थोबड़े पर आकर लगती है ताजा ताजा कचरे की थैली जो दाजुन ने ही फेंक के मारी है। और इसी के साथ दाजुन उसे ग्रैब कर लेता है, पर ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में वेट का डिफरेंस काफी ज्यादा है तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाता। उल्टा जांग्या भाई मार मार के दाजुन को दीवार में चिपका देते हैं। लेकिन दाजुन यहाँ पर भी उसकी आंखों में अपनी उंगली डालने की कोशिश करता है और ये देखकर वो आवारा बंदा समझ जाता है कि दाजुन उसकी पिछली रात वाली फाइटिंग स्टाइल को कुछ मायनों में मिमिक कर रहा है। पर शुरुआत के टाइम में ये सस्ती कॉपी स्किल आखिर कहाँ काम आने वाली थी। जांग्या भाई ने दाजुन की उंगलियों को मरोड़ के रख दिया होता है, पर तब भी दाजुन की आंखों में गुस्सा देखो। जांग्या दाजुन के मुंह पे थप्पड़ बजा देता है कि साले ऐसे घूर के मत देख मेरे को। पर अगेन यहाँ पर हमें वापस से कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब दाजुन इस आवारा बंदे से पूछ रहा होता है कि आखिर बिना सीखे मैं उससे फाइट कैसे करेगा। वेल उस बंदे ने दाजुन को कोई ऐसी निंजा टेक्निक नहीं बताई होती, उसने बस कहा होता है इट डजंट मैटर वॉट यू डू इन स्ट्रीट फाइट। उन लोगों ने ही तेरी जिंदगी खराब करी है तो उसमें इतना सोचना क्या, बदला लेने का है तो लेने का।
पर करंट टाइम पर दाजुन की ली जा रही होती है। एंड ये देखकर वो आवारा बंदा इधर से निकल ही रहा होता है। यही चीज सोचते हुए कि मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था दाजुन से। पर तभी हमें दिखाई जाती है जांग्या भाई की शक्ल, जिसपे 12 बज चुके हैं, क्योंकि हमारे दाजुन ने उसकी किडनी पर लगा दिया होता है अपना नाइफ। पहले तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि दाजुन जैसा लूजर कुछ ऐसा भी कर सकता है। वो इवन उसे कहता भी है कि चल चल हटा अभी से, लेकिन दाजुन उसे अपनी क्रीपी स्माइल के साथ कहता है पकड़ उसे और भी ज्यादा कस के पकड़, ताकि जब मैं उसे जोर से खींचूं तो तेरा हाथ भी कट जाए। ये सुन के उसकी सही में फट जाती है और उसके फ्रीज होते ही दाजुन उसके ऊपर एक लात मार के उसे गिरा देता है। और जब वो गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो जांग्या भाई अपना जांग्या पकड़ के भग लेते हैं, पर घाई घाई में वो किसी अलग ही खोपचे में घुस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। और पीछे दाजुन किसी ज़ॉम्बी की तरह चलता हुआ आ रहा है, इसी फीलिंग के साथ कि आज काट डालेगा तेरे को। और बस वो जांग्या के पास आकर उसकी काफी गंदी धुलाई करता है। उसे हर तरफ से मुक्के और लातें पड़ रही होती है। एंड वो एक बार दाजुन को रुकने के लिए भी कहता है, पर दाजुन कहाँ रुकने वाला था। वो एक लात के साथ वापस से उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पास्ट की वो सारी बातें याद आ रही होती है कि कैसे बिना किसी गलती के भी उसकी पिटाई की जाती थी। दाजुन अभी उसको मारते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए वो सारी चीजें कितनी ज्यादा दर्दनाक थी। मैंने हर दिन अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचा। अब ये सब बोलते बोलते दाजुन का गार्ड डाउन हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर जांग्या उसका हथियार छीन लेता है और गुस्से में तुरंत उस पर अटैक भी कर देता है। ये चीज होती हुई देखकर वो आवारा बंदा भी शॉक हो जाता है, पर वो देखता है तो दाजुन तो स्माइल कर रहा होता है, बिकॉज सरप्राइज सरप्राइज उस पेपर के अंदर कोई नाइफ नहीं बल्कि एक मेटल स्केल थी, जिससे अभी तक जांग्या भाई का पोपट कटे जा रहा था। वेल दाजुन ऑरा फार्म करते हुए उससे कहता है कि साले कम से कम मैं तेरी तरह डरा तो नहीं। ये सुन के जांग्या का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, पर वो आवारा बंदा दाजुन की इन सारी चीजों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि जांग्या दाजुन की काफी गंदी वाली पिटाई कर रहा होता है और तभी वो आवारा अपनी लस्सी को उसके सर पे डाल देता है। एंड बस जांग्या के पलटते ही उसके मुंह पे पड़ती है तनतनाहट भरी लात। और ये की कितनी बेहतरीन थी कि जांग्या मुंह से विमल तक थूक देता है और वो बंदा दाजुन से कहता है कि देख भाई, अगर मैं बीच में नहीं पड़ता ना तो तेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। तो अब तू हार गया है तो अब मैं तेरे को नहीं सिखाएगा कि कैसे फाइट की जाती है, ठीक है। ये सुन के दाजुन को अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आप से कहता है कि मुझे अगेन उन भड़वों की याद आ गई जिसकी वजह से मैं इमोशनल होकर हार गया। ये कहते हुए वो अपने मुक्के जमीन में मारता है, जिससे उसका खून तक निकल आता है। ये देखकर वो बंदा दाजुन से एक और बार पूछता है कि क्या तू सच में इतना ताकतवर बनना चाहता है, जबकि तेरी हालत यार पहले से ज्यादा खराब है। चल ठीक है, मैं मान गया, मैं सिखाऊंगा तेरे को सब कुछ, पर याद रखियो इससे आगे की सारी चीजें तेरे लिए और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को देखते हैं एक डिफरेंट से नेबरहुड में। एंड दाजुन के पूछने पर वो बंदा कहता है कि तुझे ऐसा लगता था ना कि तेरे स्कूल के लोग काफी ज्यादा कमीने हैं, पर बेटे असली महाहरामी लोग स्कूल में नहीं यहाँ पाए जाते हैं। देख, तुझे ऐसा लगता है कि तूने स्कूल छोड़ दी है तो तेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर अगर तुझे यहाँ पर सरवाइव करना सीखना है तो तुझे इधर कुछ ऐसे खतरनाक लोग मिलेंगे जो तेरे स्कूल के बच्चों से कहीं ज्यादा कमीने हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर साले तू सच में उनसे उलझ गया तो वाकई तेरी मुलाकात कुछ खतरनाक लोगों से हो जाएगी। तू कब से पूछ रहा था ना कि हम लोग कहाँ पर है, तो ध्यान से सुन, हम उन्हीं खतरनाक लोगों के एरिया में हैं। दाजुन भी लाइक तो साले मेरे को यहाँ पे लेके क्यों आया। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि इसी एरिया के एक घर के अंदर वो बंदा दाजुन को लात मार के धकेल देता है और बस इतना ही कहता है, सरवाइव करने की कोशिश कर बेटे, और दरवाजा बंद। तभी दाजुन जमीन पर पड़ा हुआ देखता है कि उसके सामने कुछ खतरनाक लोग अपीयर हो चुके हैं। वो लोग बत्ती जला के दाजुन से सवालात करते हैं कि भाई कौन है तू, कहाँ से आया है और काई कोई तरह रहना चाहता है। वेल दाजुन वो आवारा बंदे को डिस्क्राइब करता है। ये सुन के वो लोग बोलते हैं कि हांगिल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। मतलब अब तक हमने जो उस आवारा बंदे को देखा था ना, उसका नाम है हांगिल जो, और ये घर और उसके अंदर के ये लोग, ये सब उसकी सस्ती हॉस्टल गैंग है। बेसिकली ये सभी लोग अपने घर से भागे हुए हैं और इसी एक रनवे फार्म के अंदर रह रहे हैं। वो लाल बालों वाला लक्की, जिसका नाम डियोप है, वो दाजुन से पूछता है कि क्या तेरे को कुछ आता है लौंडे। उसके पीछे वाली लड़की पूछती है कि क्या तुम जॉब करते हो बेटा। दाजुन वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि सरकार हमका कुछ नहीं आवत है। तो डियोप कहता है कि क्या सोचकर हांगिल इस लुल्ली यूजलेस बच्चे को यहाँ पर लेकर आया, अब वही इसको लाया है तो हम निकाल भी नहीं सकते। तो फाइनली वो लोग डिसाइड
कर लेते हैं कि वो दाजुन को अपने साथ रखेंगे। फिर उसे दिखाया जाता है उसका लग्जरी डिलक्स रूम जो लॉन्ड्री की खोली है, और ये उसे अलॉट करने के बाद डियोप कहता है कि भाई शुक्रिया मत बोलना मेरे को, तुझे ये सब फ्री में नहीं मिल रहा। अगर तुझे कुछ नहीं आता तो कल से तू यहाँ पर तिहाड़ी करके मजदूरों वाले काम करेगा। और अगले दिन से दाजुन की लेफ्ट राइट शुरू, उससे संडास धुलवाया जाता है, गमले उठवाए जाते हैं और थक हार कर वो खाना भी उनसे अलग बैठकर खाता है, जबकि वो चारों लोग खाना अलग से एंजॉय कर रहे होते हैं। पर फिर भी दाजुन को अपनी ये वाली सिचुएशन उसके स्कूल के हादसों से कहीं ज्यादा बेहतर लगती है। अगले कुछ सीन में हम देखते हैं कि दाजुन पूरा नेबरहुड घूमता है, प्लस अपने घर वालों के लिए ग्रोसरीज का सामान भी लाता है, जिस दौरान उसे इतना तो पता चल जाता है कि ये नेबरहुड इतना खतरनाक क्यों है। और इन्हीं चीजों के दौरान वो कुछ थग्स के ग्रुप के बीच में से गुजरता है, तभी उनका लीडर फालतू में दाजुन से पंगे लेने लगता है कि साले नीचे देख के क्या चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड की टांगे देख रहा है क्या, जवाब देना साले, माफी मांग मुझसे। दाजुन भी लाइक ये साला फालतू में पंगे ले रहा है, और ऊपर से हांगिल ने मेरे को बोला है कि तुझे खुद ही सरवाइव करना होगा। तो उससे पहले वो लुक का हाथ उठाए, दाजुन फाइट के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी उसके पीछे से डेओप आके उसे रोक लेता है। क्या चल रहा है बे इधर? वो उस लुक्के की नाक पे थोड़ा सा मारकर आगे बढ़ जाता है कि साले तेरे को बोला था दाजुन मैंने कि घर की साफ सफाई करनी है, बालकनी साफ करनी है, ये सब भूल के तू ये क्या कर रहा है। मतलब इन लोगों ने उस लुक्के को फुल इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वह लुक्के का चमचा उसे कहता है कि भाई पंगे मत लो इनके साथ, ये उस हांगिल जो का क्रू है, और भूलो मत उनके साथ टेक किम भी है। हाँ, ये लंबे बालों वाला जो हुस्न परा है उसी का नाम है टेक किम। लेकिन लुक्के को अपनी पैंट की तरह अपनी भी फड़वानी होती है, तो वो अपनी सस्ती 10 रुपए वाली ब्लेड से अटैक कर देता है उनके ऊपर। वेल्डियो भाई उसे पलक झपकते ही पकड़कर पटक के स्लैम मार देते हैं। ये देख के लुक्के के चमची और चमची के साथ साथ दाजुन की भी फट जाती है कि क्या डेओ भी हांगिल के जितना ही ताकतवर है। भाई का ऑरा देखकर सबसे पहले लुक्के की लुक्की गर्लफ्रेंड भग लेती है। दाजुन स्टिल इन चीजों को सोच रहा होता है कि क्या हांगिल के फार्म में जितने भी लोग हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी लुक्के को जो पतरे के केबिन पे अपना सर पटक रहा है बिकॉज उसको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा आकर उसे कहता है, क्या तुम सच में हांगिल जो के फार्म को खत्म करना चाहते हो? तो मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद की रात का सीन, जब हांगिल के फार्म में लौंडे सो रहे होते हैं। तभी वही लुक्का उनके घर के बाहर आ जाता है और वो अपने साथ लाया है गैस सिलेंडर, जिसको वो चुपके से पूरे घर में लीक कर रहा है। दाजुन बेचारा मूतने के लिए लॉन्ड्री रूम से बाहर आता है एंड उसे ये स्मेल के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि बाकी के जो लौंडे थे वो पहले ही इस स्मेल से अधमरे हो चुके हैं। दाजुन दौड़ते हुए घर का मेन डोर खोल देता है, जो लगता है सीधा उस लुक्के की नाक पे, एंड सडनली वो उसे पहचान भी लेता है कि साले तू तो वही है उस दिन वाला। लुक्का इस बार बिना पंगे लिए सीधा भग लेता है। दाजुन ये सोच के परेशान होता है कि क्या इतने से पंगे के अंदर ये इन सबको मारने वाला था। वेल, इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद उसके पीछे दौड़ लगा देता है, क्योंकि उसे याद आ रही होती है डेओप की वही बातें कि क्या सच में तुझे कुछ नहीं आता। इधर हांगिल के फार्म पे डेओप के साथ बाकी सब लोग भी घर के पिछले दरवाजे से बाहर होते हैं। उनको लिटरली ये पता ही नहीं होता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। फिर हम अगेन देखते हैं लुक्के को जो भागते हुए थक गया है और बोल रहा होता है कि मैंने तो इतनी गैस खाली कर दी तो वो साला कैसे बच गया। दाजुन फुल फास्ट एंड फ्यूरियस एंट्री मार के कहता है, मैं बच गया क्योंकि मैं अलग रूम में रहता है। और चमक देखो लौंडे के मुंह पर, वो सच में आज भिड़ना चाहता है। और इसके तुरंत बाद हमें इस गैस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब दाजुन डेओप के पीछे पड़ा होता है कि भाई मेरे को अपना फाइटिंग का तरीका सिखा। और तब डेओप दाजुन पर कुछ खास ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे स्किपिंग रोप दे देता है और उसे जंप करके प्रैक्टिस करने को कहता है कि देख भाई, अगर मैं एक बार शुरू करता हूँ तो मैं 100,000 करके ही मानता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह पर, जब डेओप उबासी लेता हुआ वापस छत पर आता है तो देखता है कि दाजुन साला अभी तक रस्सी कूद रहा है। इस साले ने मजाक मजाक में ही 100,000 बोल दिया था, लेकिन ये पागल हो चुका है। ऊपर से डेओप को बोलता भी है, भाई अब बस 47,000 ही बच्चे हैं, यानी कि 100,000 में से आधे से ज्यादा कर चुका है ये। डेओप उसे कहता भी है कि क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि ये करने से तू ताकतवर हो जाएगा दाजुन? चल अब इसे छोड़ और नीचे जाके बर्तन धो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और दाजुन अपने अटैक्स उस लुक्के पर करना शुरू कर देता है। उसके मन में अभी भी यही है कि उसने सारी प्रैक्टिस की थी तो वो ताकतवर बन चुका है, बट इन रियलिटी वो अभी उतना ताकतवर नहीं है। लुक्का
लुक्का उसे पंच मारकर वापस से भागने लगता है, पर दाजुन उसे सीढ़ियों पर भी चेस करता है। वो पलट के दाजुन को एक अटैक करके गिरा देता है। लुक्के के दिमाग में दाजुन से ज्यादा उस बंदे का डर होता है जिसने उसे ये काम सौंपा था, पर तभी दाजुन उसके पैर पकड़ के उसे सीढ़ियों से ही गिरा देता है। इसके बाद वो जैसे ही उसके पास जाता है तो लुक्का उस पर नाइफ से सीधा अटैक ही कर देता है। वो दाजुन से कहता भी है कि तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझ जैसे बंदे से डर के भाग रहा हूँ। एंड ऐसा बोलकर वो दाजुन पे 2-3 अटैक करके उसे कूड़े में गिरा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी दाजुन एक कार्डबोर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर वो लुक्का इसके बाद भी नहीं रुकता। वो अगेन दाजुन को स्टैप करने की कोशिश करता है और हमें बस उसके खून के छींटे दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है हांगिलजो के फार्म पर, जहाँ पर वो लोग अपने आप को संभालते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमको बचाया किसने। तब डेओप उन सबसे कहता है कि हमें बचाने वाला दाजुन है। वो अभी यहाँ पर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो इस कांड करने वाले इंसान के पीछे भागा है। किम टेक पीछे से कहता है कि सच में इस हादसे के पीछे किसी बहुत बड़े डेंजरस इंसान का हाथ है, यानी कि अभी दाजुन की जान भी खतरे में है। अगले कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाजुन ने अपने फार्म के सारे मेंबर्स को कैसे बचाया था। ये सारी चीजें अभी डेओप को धीरे धीरे याद आ रही होती है और सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि दाजुन को उस लुक्के का नाइफ लग चुका है, पर उसकी बॉडी में नहीं, उल्टा उसने उस नाइफ को ही पकड़ लिया था, यानी कि खून उसके हाथ से निकल रहा है। एंड दाजुन हंसते हुए लुक्के को कहता है कि क्या तुझ में इतनी ही ताकत थी, तो अब मेरी बारी। इतना बोलकर वो अपनी जगह पे खड़ा भी हो जाता है और लुक्के को धक्का मार के रेलिंग पे चिपका भी देता है। वो पूरी कोशिश करता है कि लुक्के के ऊपर वही सेम अटैक कर पाए जो डेओप ने पिछली बार किया था, पर लुक्का उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ये सब तेरे से ना हो पाएगा। पर दाजुन भाई उसे गुस्से में कहता है कि मैं तो वो करना ही नहीं चाहता, मैं तो बस तुझे यहाँ से गिराना चाहता हूँ। एंड इतना बोलकर भाई उसके साथ खुद भी गिर जाता है। व्हाट द फक, ये बंदे के पास उतनी ताकत भी नहीं है, तब भी ये इतना क्रेजी है। सोच अगर इसको पावर मिल गई तो ये क्या करेगा। वेल हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक ढलान के जरिए गिर रहे हैं जो काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, जिस दौरान लुक्के के हाथ से चाकू भी गिर जाता है और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है और उसके साथ दाजुन भी अपनी पीठ के बल गिरता है। पर जैसे तैसे वो खड़ा होता है और पत्थर लेकर वापस से अटैक करने जाता है उसी लुक्के पर, बट फिर वो देखता है कि लुक्का तो ऑलरेडी पास आउट हो चुका है क्योंकि उसका सर पार्किंग पोल में टकराया था। तो बेसिकली दाजुन आज पहली बार अपने दम पर एक फाइट जीत गया, जिसका वो सेलिब्रेशन भी करने लगता है। बट देन माय ब्रो रियलाइज कि उसको लुक्के वाला चाकू किडनी टचिंग हो गया है और ब्लड लॉस के चलते वो खुद भी बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें सीधा खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी रनवे फैमिली के सारे बंदे मौजूद हैं। डेओप उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि लौंडे तूने कमाल कर दिखता और तू काफी अच्छी कंडीशन में है। डॉक्टर ने बताया कि तू ऊपर से गिरा था, उसके शॉक की वजह से तू बेहोश हुआ था। जब वो लोग दाजुन के पास पहुंचे थे तब वहाँ पर और कोई भी नहीं था, यानी कि लुक्का पहले ही भाग चुका था। पर जो भी हो, अभी उसकी रनवे फैमिली के सारे मेंबर्स उससे खुश होते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर हांगिल भी मौजूद होता है और वो दाजुन से फाइनली कहता है कि तू सरवाइव करना सीख गया है। तो अब से शुरुआत होती है तेरे अगले लेसन की। एंड दाजुन इसके लिए भी तैयार होता है। अगले कुछ सीन के दौरान दाजुन हमें बैकग्राउंड में बताता है कि मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सबने मिलकर घर में बारबेक्यू पार्टी रखी थी और मुझे दबा के अच्छा खाना खिलाया गया। फिर सबने साथ में बैठ के अपने सुख दुख को भी बांटा और दाजुन को ये भी बताया कि वो लोग उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है, वो भी अपने घर से भागे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ के पास तो खुद की फैमिली भी नहीं थी जो उनको घर से लात मार कर निकाले। एंड ऐसे ही मजे करते हुए उनकी वो शाम बीतती है। अगले दिन सुबह को दाजुन बताता है कि उस गैस वाले इंसिडेंट की बाद सब कुछ बदल गया। मुझे उस छोटे से लॉन्ड्री के कमरे से निकलकर बाहर सोने की परमिशन मिल गई और उसका फायदा तुम लोग देख ही रहे हो। वो बेचारा पूरी रात सो ही नहीं पाया। फिर धीरे धीरे दाजुन की उन बाकी सबसे भी बनने लगी और उसे पता चला कि उसकी और उनकी एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तब भी सबने मिलकर घर के पूरे कामों को बराबर हिस्सों में बांट लिया था और इससे भी ऊपर वो लोग अपना अपना पार्ट टाइम जॉब करके पैसे भी कमाते थे, बस एक बंदे को छोड़कर। और वो कौन है? हांगिल भाई। वो जस्ट अभी नींद से जागा है। दाजुन उससे पूछता है कि भाई अगर हम लोग ऐसे ही पड़े रहे घर पे तो यहाँ के खर्चे का क्या होगा? हांगिल भी लाइक
अरे भाई टेंशन मत ले, अपन लीडर है यहाँ का, हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेओब दाजुन के पिछवाड़े पे लात मार के उसे बाहर निकाल देता है और साथ ही उसे कहता है कि अगर तुझे खानी है नन्ही बोटी तो कमानी पड़ेगी रोजी रोटी। अगर तू घर के खर्चे में हाथ बटाना चाहता है तो साले जॉब ढूंढ ले। वेल इसी नेबरहुड के एक पिछड़े हिस्से में दाजुन एक पिज्जा शॉप के अंदर काम ढूंढ लेता है, जहाँ पर कस्टमर और बॉस मिलके उसकी काफी गंदी लेते हैं और वो वहाँ से भी निकलने का डिसीजन बना चुका होता है। पर तभी उसके सामने एंट्री होती है उसकी हुस्न परी की, जो दाजुन के सेठ जी की बेटी है। इस बंदी का नाम होता है नायुन। वो दाजुन की शक्ल देखकर उसे क्यूट कहती है और बस हो गया, अब ये लौंडा यहाँ से नहीं जाएगा। इवन वो बैकग्राउंड में भी कहता है आई डिडंट नो इट देन हाउ मीटिंग दिस गर्ल वुड चेंज माई लाइफ। अगले सीन में हम देखते हैं कि हांगिल ने एक खोपचे के अंदर काफी सारे बंदों को कूट रखा है, क्योंकि वो उनसे खबर निकलवा रहा है कि आखिर वो कौन था जिसने उसके फार्म पर गैस लीक करवाई थी। पर उन बंदों की पिटाई करने के बावजूद भी हांगिल को कुछ पता नहीं चलता और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही उसे ढूंढ लूंगा और मौत के घाट उतार दूंगा। वेल हम वापस से आते हैं दाजुन की जॉब पिज्जा पापा पे, जहां नायुन उसको काफी अच्छे से सारा काम सिखाती है। इवन दाजुन की किसी चीज में गलती होने पर भी वो उस पर गुस्सा नहीं करती। वो अपने मन में टेक किम को थैंक्स कहने लगता है कि भाई शुक्रिया तूने मेरे को ये काम दिलाया। कुछ देर बाद कैफे में कस्टमर के सिगरेट फूकने पर नायुन उसे मना करती है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो उस पे गुस्सा होकर स्मूदी का गिलास फेंक के मारता है। दाजुन की वहीं पर सटक जाती है, वो सीधा पंगा लेने जाता है, पर तभी नायुन का बाप उसे वहीं रोक लेता है और ऊपर से नायुन उस बड़वे कस्टमर से माफी भी मांगती है। वेल ये सब मामला निपटने के बाद दाजुन सेठ जी से कंप्लेन करता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जबकि वो बंदा आपकी अपनी बेटी की ही बेइज्जती कर रहा था। सेठ जी गुस्से में दाजुन को कुछ बोलने ही जाते हैं, पर तभी नायुन उनको रोक लेती है और साथ ही दाजुन को बताती है कि इस वाले नेबरहुड में एक डेंजरस गैंग एग्जिस्ट करता है एंड ये बता पाना काफी मुश्किल है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी बंदा उस ग्रुप से है या नहीं। बेसिकली ये लोग फालतू में पंगे लेना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट में सेठ जी ने खुद ने ये देखा है कि जब किसी डाइनर या कैफे का उन गैंग्स के साथ पंगा होता है तो वो लोग उनके बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं। यानी कि इस नेबरहुड में सरवाइव करने के लिए इन लोगों को ये सब सहना पड़ता है, क्योंकि सेठ जी की बेटी नायुन अभी स्कूल में भी जाती है और यहाँ पर काम भी करती है एंड इसीलिए इनको पैसों की भी जरूरत है। ये सब सुनकर दाजुन भी सैड हो जाता है और अपने आप को यही कहता है कि नायुन भी सेम मेरे एज की है, पर फिर भी वो मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर है। फिर अगले सीन में हम दाजुन को देखते हैं घर की छत पे, जहाँ हांगिल उसे उसका फर्स्ट लेसन देने वाला होता है। वो कहता है कि दाजुन तुझे सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालना होगा, तो दाजुन उसे घूर के ऐसा दिखाता है कि मेरे को तो डर ही नहीं लगता। हांगिल उसे किताब मुंह पे मारते हुए कहता है कि भाई इतना हवा में मत उड़ कि तू बस एक फाइट जीत गया तो आगे भी तू जीतता ही रहेगा, कभी असली लफड़ा हो गया ना तेरे साथ तो तू टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे पूरे तरीके से रीशेप करूंगा। वेल अगले कुछ दिन तक हांगिल दाजुन को थका देने वाली खतरनाक ट्रेनिंग करवाता है और साथ ही कुछ अजीब से फुटवर्क्स भी सिखाता है। दाजुन बीच बीच में उसको पूछता भी रहता कि भाई तुम मेरे को सही तो सिखा रहे हो ना, मैं इन सारी चीजों के साथ ये फुटवर्क भी कर लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ ऐसी सरफेस लेवल की चीज सिखाओ जिससे मैं स्ट्रीट फाइट के अंदर भी टिक पाऊं। हांगिल भी लाइक वो तो भाई मैं तेरे को पहले ही दिखा चुका है, अपने आसपास की सराउंडिंग को यूज करो, उनको ब्लाइंड करो और एक यूजफुल वेपन के साथ धावा बोल दो, बस इतना ही। अब इन सब चीजों में ट्रेन होने में दाजुन तेरे को टाइम तो लगेगा, मैंने तेरे वो अटैक्स देखे थे जो तूने जांगिया भाई पे किए थे। पर दाजुन इस ट्रेनिंग से अब पक चुका है। वो हांगिल को मोबाइल के अंदर दिखाता है कि देखो मेरे को ऐसा यूएफसी जैसा सीखने का है, लेकिन हांगिल उसे कहता है कि तू बस कूल दिखना चाहता है दाजुन, है ना। ऐसा बोलकर वो अगेन दाजुन के फेस पे अपनी बुक मारता है, पर दाजुन ने उसके अटैक को अपने अजीब से फुटवर्क से डॉच कर लिया होता है। वो दोनों एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या हो गया एंड फिर हांगिल ठीक वैसे ही और 3-4 अटैक करता है दाजुन पर और दाजुन उनसे भी बच जाता है। हांगिल समझ जाता है कि दाजुन की इंस्टिंक्ट काफी अलग लेवल की है, वो चीजों को काफी जल्दी से सीखता है, जिससे इम्प्रेस होकर फाइनली हांगिल उसे कहता है कि अब मैं तुझे मुक्काबाजी सिखाएगा, बस तू देखता जा पुन का जलवा। यहाँ से हमें कुछ दिनों के बाद का एक सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक बंजर गोडाउन को, जिसके अंदर एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा एक और बंदे पर हेलमेट पहना के उसकी बजाए जा रहा होता है और उस मुस्टंडे का नाम होता है ग्युंगचॉन। उसके क्रू के बंदे उसे बताते हैं कि लास्ट टाइम हांगिल जो ने हम पर अटैक किया था तो ये बात हमें ऊपर रिपोर्ट करनी होगी।
पर वो उनको धमकाते हुए कहता है कि अगर मैंने बॉस को बता दिया तो उनको पता चल जाएगा कि उनके पीठ के पीछे मैं क्या कांड कर रहा हूँ। वो उस हेलमेट वाले बंदे को अगेन मार के कहता है कि ये सारी की सारी इस भड़वे की गलती है। और हेलमेट निकलते ही हम देखते हैं कि ये तो हमारा लुक्खा छपरी है, जिसका फेस रिवील होते ही ग्यूंग चॉन उसे और भी ज्यादा मारता है और बचे हुए 3 बंदों को अल्टीमेटम देता है कि तुम्हारे पास बस 30 मिनट है, मेरे सामने हांगिल जो का पूरा क्रू लेकर आओ। वो लोग कहते हैं बॉस इट इज इम्पॉसिबल, पर अगले ही सेकंड वो अपने साइकोपैथ वाले मोड में जाकर बताता है कि तुम लोग साले अभी यहीं पर खड़े हो, मैंने कहा ना एक बार बस 30 मिनट। वो तीनों अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भाग लेते हैं और उनमें से 2 बंदे सीधा पहुँचते हैं हांगिल के फार्म वाले घर पर, जहाँ ऑब्वियसली कोई नहीं होता क्योंकि वो सब लोग अपने अपने काम पर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दाजुन को, जो अपने पिज्जा पापा वाले दुकान पे जा रहा होता है और वो दुकान की विंडो स्लाइड टूटी हुई है क्योंकि उसको ढूंढते हुए वो मोटा मुस्टंडा यहाँ पहुंचा है। वो 30 मिनट वाले जो 3 बंदे भगे थे ना, ये उनमें से ही एक है जो दाजुन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। दाजुन देखता है कि उसने सेठ जी को पेल रखा है और नायन उसे हल्की आवाज में कहती है कि यहाँ से भाग जाओ दाजुन, पर उसे याद आते हैं नायन के किए गए सारे एहसान और उनकी खराब हालत, और गुस्से में आकर वो मोटे पर सॉस की बोतल फेंक के मारता है। यानी कि दाजुन अब इस हैवीवेट चैंपियन से लड़ेगा। अब इस एग्जैक्ट मोमेंट से दाजुन की लड़ाई धीरे धीरे करके एक बड़े से गैंग वॉर की तरफ शिफ्ट होगी। हाँ, ये सारी चीजें एकदम अचानक से होना इम्पॉसिबल है क्योंकि हर एक बड़ी चीज को सेटअप होने में टाइम लगता है। हमारे प्यारे लुकिज्म मानवा को भी एक प्रॉपर गैंग वॉर के अंदर शिफ्ट होने में अच्छा खासा टाइम लगा था। तो बस मेरा कहना ये है कि इस मानवा को भी सपोर्ट करो क्योंकि आगे इसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कॉमेंट करके बताओ ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ।